ठीक है, बढ़िया बना लेते हैं इन लोग भी, है ना। अच्छा लग रहा हूँ, मेरे को तो लग रहा था कि ऐसी फर्जी लगेगा ये। चलो ठीक है, तो अपन कहाँ तक किए थे, गुप्त काल देखे, और गुप्त काल में कल हम अच्छा अच्छा चीज़ देखे थे, है ना। उसका प्रशासनिक व्यवस्था कैसा है, ठीक है ना। तो सामाजिक व्यवस्था कैसा है, धार्मिक स्थिति कैसा है, व्यापार के बारे में हमने देखा, ठीक है। कितने प्रकार के कर होते हैं, जो अधिकारियों के नाम पूछते हैं उसके बारे में हमने देखा, है ना। ये सभी चीज़ हमने कल देखा, ठीक है, कल कंप्लीट किया। आज हम गुप्त काल के बाद आते हैं गुप्तोत्तर काल, ठीक है। तो गुप्तोत्तर काल में आपको पढ़ना है किसके बारे में, वर्धन वंश के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, वर्धन वंश के बारे में पढ़ना है, ठीक है। वर्धन वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, जिससे क्वेश्चन आपसे आता है, ठीक है ना। वर्धन वंश के बारे में एक प्रभाकरण वर्धन था, उसके बारे में थोड़ा सा देखना है, एक बार वहाँ से क्वेश्चन उठाने का कोशिश किया है, ठीक है। और फिर हर्षवर्धन ने क्या क्या किया है, जैसे 2 सभाएं आयोजित की है, बड़ा बड़ा सभा, है ना। एक जगह प्रयाग में किया है, एक जगह कन्नौज में किया है, ठीक है ना। तो कन्नौज में जो किया है उसको बौद्ध सम्मेलन कितने हुए हैं, 4, है ना। लेकिन जो कन्नौज में हर्षवर्धन ने किए हैं उसको 5वां बौद्ध सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, लेकिन आपसे कभी भी ये पूछा नहीं गया है। आपसे हर बुक और हर जगह वही लिखे मिलेगा, 4 ही, ठीक है। जबकि उन्होंने जो कन्नौज में जो एक सम्मेलन किया था, लेकिन वो बौद्ध धर्म के रिस्पेक्ट में नहीं था, लेकिन उसने उसके बाद महायान शाखा का प्रचार प्रसार स्टार्ट किया था, है ना। फिर एक प्रयाग में करता है, जिसमें अपना सभी जितने भी उसके धन संपत्ति होते हैं उसको क्या करता है, दान देता है ना। मोक्ष परिषद बोलते हैं उसी को, है ना। अरे अब तो नहीं देंगे कोई, अब स्विस बैंक में देंगे, ठीक है, अब स्विस बैंक वाला चलता है। चलो, तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, गुप्तोत्तर काल से। गुप्तोत्तर काल में मुख्य रूप जो है वो क्या है, गुप्तोत्तर काल में है वर्धन वंश, ठीक है। वर्धन वंश या इसी को पुष्यभूति वंश जो है वो बोला जाता है, ठीक है। तो वर्धन वंश में यहाँ आपको वंशावली एक दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है, एक वंशावली दिख रहा है कि वर्धन वंश में कौन कौन से राजा जो है होते हैं, पुष्यभूति, नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकरण वर्धन। फिर उसके बाद उसके 2 पुत्र होते हैं, एक का नाम है फिर से राज्यवर्धन और एक का नाम है हर्षवर्धन, और एक पुत्री है जिसका नाम है राज्यश्री, है ना, राज्यश्री। यही आत्मदाह करने जाती है, जिसको उसका भाई जो है हर्षवर्धन बचाता है ना, मीठे मीठे बोल बोल के, ठीक है। तो ये नाम हम सही लिया ना, मैं यहाँ से दिख नहीं रहा है, ठीक है। पुष्यभूति, नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन। फिर प्रभाकर वर्धन के 3 संतान होते हैं, 2 पुत्र एक पुत्री। पुत्री का नाम है राजश्री और पुत्र का नाम है एक का राज्यवर्धन और एक का हर्षवर्धन। तो इन्हीं लोगों के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। और मुख्य पढ़ना है हमारे हीरो के बारे में, हर्षवर्धन, ठीक है। पीएससी में यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, व्यापम में भी क्वेश्चन पूछा है। हाल ही के क्वेश्चन पूछा था कि शीलादित्य की उपाधि किसने धारण की है, ठीक है। तो हाल ही में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो वो शीलादित्य की उपाधि किसने धारण की है, हर्षवर्धन, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। आगे बढ़ने के बाद आपको याद रखना है कि वर्धन वंश था, ठीक है, वर्धन वंश था। तो हमको सबसे पहले जानना है वर्धन वंश था, ऐसी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है। मतलब सबसे पहले आपको याद रखना है जानकारी के स्रोत, कि इस वंश की जानकारी आपको कहाँ कहाँ से मिलती है। तो हर्षवर्धन के एक राजकवि थे जिसका नाम है बाणभट्ट। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है बाणभट्ट किसके राजकवि थे, तो किसके थे, हर्षवर्धन के। तो बाणभट्ट ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है हर्षचरित। क्या लिखा है,
हर्षचरित। तो यहाँ से हमें जानकारी मिलती है बाण भट्ट के एक ग्रंथ जिसका नाम है हर्षचरित। उसके अलावा जो चीनी यात्री हेन सॉन्ग है वो किसके समय में भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में। ठीक है, तो इसकी एक पुस्तक है चीनी भाषा में CU की। तो इस पुस्तक में इस वंश का वर्णन इन्होंने किया है। ठीक है, इसके अलावा आपको जानकारी मिलती है कहाँ से? पुलकेशिन दूती। ठीक है, पुलकेशिन दूती के कहाँ? ऐहोल अभिलेख से। ठीक है, ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है। किसके है ये ऐहोल अभिलेख? पुलकेशिन दूती। पुलकेशिन दूती के आपको ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है। पुलकेशिन दूती कौन है? एक राजा है जो ये जो वर्धन वंश है उसके समकालीन है। कौन से वंश? चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन दूती कहता है कि मैंने उत्तर भारत का जो एक बड़ा राज था जिसके राजा हर्षवर्धन थे उसको नर्मदा नदी के तट पर हराया है ना। ये जानकारी आपको मिलती है ऐहोल प्रशस्ति या ऐहोल अभिलेख, जो किसकी है? पुलकेशिन दूती के है। तो ये सब आपसे पूछता है। ठीक है, आपसे पूछ देगा कहाँ से जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन दूती ने हर्षवर्धन को हराया, या आपसे पूछ देगा कि ऐहोल अभिलेख किस राजा से संबंधित है, या आपसे डायरेक्ट पूछता है पुलकेशिन दूती किस वंश के हैं, तो चालुक्य वंश के। ठीक है, इसके अलावा हर्षवर्धन के 2 अभिलेख मिले। ठीक है, क्या मिले हैं? हर्षवर्धन के 2 अभिलेख मिले हैं। हर्षवर्धन के कितने अभिलेख? 2 अभिलेख मिले हैं। ये चीज पूछता है कि ये अभिलेख किसका है। ठीक है, तो एक इसका अभिलेख मिला है कहाँ? शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में। ठीक है, यूपी में है। ठीक है, दूसरा अभिलेख मिला है क्या है? मधुबन अभिलेख। ठीक है, मधुबन अभिलेख ये कहाँ है? MP में, और ये कहाँ है? UP में है ना। ये दोनों किसके हैं? हर्षवर्धन के अभिलेख, शाहजहांपुर और मधुबन अभिलेख। समझ रहे हो? है ना। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है? वर्धन वंश की जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? तो बाण भट्ट रचित हर्षचरित। वैसे हर्षवर्धन ने भी रचा है ना, 3 नाटक की रचना की है हर्षवर्धन ने। ठीक है ना। कौन कौन सा? हर्षचरित तो ये लिख दिया है ना, रत्नावली। ठीक है, प्रियदर्शिका और नागानंद। ठीक है, तो वो 3 नाटक हम आगे देखेंगे, है ना। ठीक है, चलो ये जान गए कि जानकारी हमको यहाँ से मिला। फिर आपको क्या जानना है? फिर आपको ये चीज़ जानना है कि जो बाण भट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी उसमें हर्ष के आदि पूर्वज का नाम पुष्यभूति बताया है। क्या बताया है? पुष्यभूति। क्या बताया है? पुष्यभूति। तो अगर आपसे पूछे वर्धन वंश के आदि पुरुष कौन है, तो कौन है? पुष्यभूति। ठीक है, अब आपको यह भी बता दूं कि वर्धन वंश के संस्थापक कौन है, ऐसा पूछा गया है और उसका आंसर लिया गया है पुष्यभूति। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। फिर आपको बोलता है कि हर्ष के पूर्वज श्रीकंठ, है ना, एक हर्ष के पूर्वज थे श्रीकंठ, वो राज्य के शासक थे और उसकी राजधानी थी बानेश्वर, नहीं है ना, थानेश्वर है। ठीक है, थानेश्वर। तो 2 चीज आपसे पूछता है, एक वर्धन वंश के क्या संस्थापक, तो कौन है संस्थापक? पुष्यभूति। और आपसे पूछता है वर्धन वंश की राजधानी, तो राजधानी कौन है? थानेश्वर, और संस्थापक पुष्यभूति। ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है प्रभाकर। ठीक है, प्रभाकर आता है ना। यहाँ आप देखोगे कि प्रथम स्वतंत्र शासक जो है, जो एकदम शक्तिशाली था, पूरा स्वतंत्र था, अपने अनुसार राज्य का संचालन करता था, मोदी था। ठीक है, वो कौन था? प्रभाकरन था। कौन था? प्रभाकर वर्धन। क्या नाम था इसका? प्रभाकर वर्धन। तो अगर आपसे पूछे कि वर्धन वंश का स्वतंत्र शासक कौन था, तो कौन था? प्रभाकर वर्धन। इन्होंने महाराजधिराज, है ना, परमेश्वर और परम भट्टारक 3 उपाधि धारण की है। महाराजधिराज, परमेश्वर और
परम भट्टारक, ये 3 उपाधियां धारण की है किसने? प्रभाकर वर्धन ने। ठीक है, ये इन्होंने एक और उपाधि धारण की है जिसका नाम है प्रतापशील, जो उसके मुद्राओं में मिलता है। ठीक है, तो इसकी मुद्रा में इसे प्रतापशील बताया गया है। ठीक है, तो एक उपाधि उसका क्या है? प्रतापशील है। प्रभाकर का विवाह होता है यशोमती से, फिर 3 पुत्र हुए, 3 संतान हुए, 2 पुत्र, एक राज्यवर्धन, एक हर्षवर्धन और एक पुत्री राज्यश्री। ठीक है, तो मेरे ख्याल से विवाह किससे हुआ ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन अभी पीएससी प्री का जब देखोगे तो उसमें पिता विता को पूछ दिया है, नाग भट्ट के पिता फलाना थे, नहीं थे। ठीक है, तो देख लेना, याद रखना है ना। चलो ये हो गया। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। ये यशोमती ना पत्नी का नाम इसका, किसका? प्रभाकर वर्धन का। ठीक है, फिर प्रभाकर वर्धन के बाद सबसे पहले उसका जो बड़ा पुत्र है, ठीक है, राज्यवर्धन, ये शासक बनता है। हर्षवर्धन तो छोटा है ना, तो राज्यवर्धन शासक बनता है। ठीक है, राज्यवर्धन शासक बनता है। इसके बारे में आपको क्या चीज याद रखना है कि राज्यवर्धन के समय एक शासक था जिसका नाम है देवगुप्त, जो किसका शासक था? मालवा का। इन्होंने कन्नौज पर क्या किया? आक्रमण किया। कन्नौज जो है वो बड़ा क्षेत्र था इनका, किसका? वर्धन वंश का। थानेश्वर राजधानी थी, लेकिन कन्नौज में इनके जितने सम्मेलन, शिक्षा का केंद्र, साहित्य का केंद्र, वो कौन था? कन्नौज था, है ना। तो आपको याद रखना है कि राज्यवर्धन के समय मालवा के शासक देवगुप्त ने किस पर आक्रमण किया था? कन्नौज पर आक्रमण किया था। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है हर्षवर्धन शासक कब बना? तो 606 ईस्वी में हर्षवर्धन जो है वो शासक बनता है। ठीक है, और इसे अपनी राजधानी बनाया, किसे? कन्नौज को। किसको राजधानी बनाया? कन्नौज को, है ना। तो वहां एक मिस्टेक हो गया है, देख लेना। ठीक है, अब हर्षवर्धन क्या करता है? हर्षवर्धन जो है उपाधि धारण करता है मगध राज की। एक उपाधि क्या है? शिलादित्य की, और एक उपाधि क्या है? मगध राज्य की, है ना। समझ रहे हो? हर्षवर्धन 606 ईस्वी में बना शासक और उपाधि धारण किया मगध राज, है ना। उसके अलावा एक शिलादित्य, उसको देखेंगे आगे आएगा वो कि शिलादित्य की उपाधि क्यों धारण करते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना? ठीक है ना। आपको बस पॉइंट्स, फैक्ट्स जो है उसको याद रखना है। ठीक है, कि क्या क्या होते जा रहा है ना। फिर आपको याद रखना है क्या कि वर्धन वंश में किसके काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? ठीक है, तो वर्धन वंश में हर्षवर्धन के जो कार्य है, काल है, उसको क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है। और ये वाला पॉइंट हम पहले ही देखें कि पुलकेशिन द्वितीय ने एहोल अभिलेख में बताया है कि मैंने उत्तर भारत का एक बड़ा राजा जो था, जिसका नाम था हर्षवर्धन, उसको नर्मदा नदी के तट पर क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है, दूसरा हमको जानना है कि किसके शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है वर्धन वंश में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल को कहा जाता है, क्योंकि इसके समय धर्म, साहित्य, कला सभी का क्या होता है? उन्नति होता है। ठीक है, समझ गए? फिर आपको यह जानना है कि इन्होंने 2 धार्मिक सभाएं की। किसने? हर्षवर्धन ने। सबसे पहला सभा करता है कहाँ? कन्नौज में, जिसको 5वीं बौद्ध सम्मेलन की उपाधि दी गई है। ये सब बौद्ध सम्मेलन नहीं था, लेकिन उपाधि दी गई है। अगर, है ना, अगर आपको पूछे कि प्राचीन भारत में कितने बौद्ध सम्मेलन हुए हैं तो 4। कितने बौद्ध सम्मेलन हुए हैं? 4। लेकिन अगर ये पूछे कि किस सम्मेलन को बौद्ध सम्मेलन की उपाधि दी जाती है, तो कन्नौज सम्मेलन को, जिसको हर्षवर्धन ने कराया था। ठीक है, इसी सम्मेलन से हर्षवर्धन ने बौद्ध की जो शाखा थी महायान, उसका प्रचार प्रसार करना क्या किया था? स्टार्ट किया था, है ना। तो इसलिए इसको उपाधि दी जाती है, क्योंकि अंतिम प्रयास बौद्ध धर्म के प्रचार का वो हर्षवर्धन करता है। उसके बाद आपको बौद्ध धर्म मिलेगा ही नहीं, है ना, अभी तक भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो।
तो पहला सभा ये करते हैं कहाँ, कन्नौज में, और दूसरा सभा करते हैं प्रयाग में, है ना, ठीक है। प्रयाग किसका नाम है ना, इलाहाबाद का। तो जो दूसरा सभा करता है उसको हम कहते हैं क्या, महामोक्ष परिषद का आयोजन करते हैं प्रयाग में, और यहाँ क्या करते हैं, अपने जितने भी संपत्ति होती है उसको दान करते हैं। और हर 5 वर्ष में एक बार ये महामोक्ष परिषद का आयोजन करता है, कहाँ, प्रयाग में। समझ रहे हो, ठीक है। तो ये कभी कभार आपसे पूछता है कि हर्षवर्धन ने कहाँ कहाँ सम्मेलनों का आयोजन करवाया, तो एक कन्नौज और दूसरा प्रयाग में, है ना। डायरेक्ट ये भी पूछता है कि कौन सा ऐसा परिषद था जिसमें वे अपने सभी संपत्तियों को दान दे देते थे, तो महामोक्ष परिषद प्रयाग, प्रति 5 वर्ष में एक बार, ठीक है। बढ़े आगे, चलो। फिर आपको याद रखना है, क्या चीज याद रखना है, कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था, उस दिन बताया था किसने बनवाया था, ठीक है, कुमारगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था, क्योंकि गुप्त के बाद ही आ रहा है और गुप्तों ने इसको बसाया है। तो हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 गांवों को अनुदान दिया था कि 100 गांव से जितना भी राशि आएगा उसको आप लोग नालंदा विश्वविद्यालय में क्या करो, खर्च करो। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 100 गांवों को अनुदान 100 गांवों को दान दिया था, ठीक है। तो वो कौन, किसने दिया था, हर्षवर्धन ने दिया था, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा, इस काल की जो राजभाषा थी वो क्या थी, संस्कृत थी। गुप्तों का भी राजभाषा संस्कृत थी, इनका भी राजभाषा संस्कृत थी। इसके दरबारी कवि का नाम क्या था, बाणभट्ट। इन्होंने हर्षचरित, कादंबरी, ये दोनों हर बुक में आपको मिलेंगे कि किसने, बाणभट्ट ने 2 रचनाएं की है, हर्षचरित और कादंबरी। लेकिन 2 और रचनाएं इन्होंने की थी जो आपको एकदम ऑथेंटिक बुक में ही मिलेगा, बाकी बुक से गायब रहेगा। और ठीक है, पूछा भी नहीं गया है कभी, है ना। जब भी पूछा है ना, बाणभट्ट के किताबों को लेकर, तो कादंबरी और हर्षचरित को ही पूछा है। लेकिन 2 बुक और है, आप याद रख ले, पूर्व पीठिका और एक चंडी शतक। तो अगर मेंस, अगर आप अपीयर हो रहे हो, अगर वो पूछा तो थोड़ा अंदर घुसेगा, है ना, तो अंदर घुसेगा तो यहाँ से वो उठा सकता है। तो आप याद रखें कि 2 ग्रंथ तो ठीक है, सब बुक में पढ़ रहे हैं, लेकिन 2 और है, चंडी शतक और पूर्व पीठिका, ठीक है। आगे बढ़े। हर्षवर्धन जो है स्वयं विद्वान था, तो इन्होंने 3 नाटक की रचना की, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, है ना, ठीक है। अब कभी कभार ऐसा होता है हर्षचरित, अरे हर्ष ने ही लिखा होगा, लगाओ, ठीक है। तो याद रखना, हर्षचरित हर्ष के ऊपर है, लेकिन लिखा कौन है, बाणभट्ट। जबकि हर्षचरित ने 3 नाटक लिखे, ठीक है, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। हो गया, यहाँ कोई डाउट है, ठीक है, आगे बढ़े।